इस वीडियो में हम लोग 11th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 के ज्योग्राफी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे। ठीक है, इसमें केवल हम लोग सब्जेक्टिव का आंसर की देखेंगे। ये 100% नहीं, 101% ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, तो इसका आंसर की हम लोग देखेंगे। यदि आपका एग्जाम हो चुका है तो इसका आंसर की आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, ये बिल्कुल रियल पेपर है। पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, सेक्शन बी में पूछा हुआ था 1 से 25 तक लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जिनमें से 15 प्रश्नों का उत्तर आपको देना था। एक प्रश्न के लिए 2 अंक मिले थे। तो क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, उसके बाद में सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ था कि गंगा नदी की किन्हीं 2 सहायक नदियों के नाम लिखे। दूसरा नंबर में पूछा हुआ था कि अपर्दन और अपक्षय में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि काल वैसाखी से आप क्या समझते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था सामाजिक वानिकी से आप क्या समझते हैं। और पांचवा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि वायुमंडल से आप क्या समझते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में डेल्टा और ज्वारन मुख में क्या अंतर है। ठीक है, सातवां नंबर क्वेश्चन में कि मौसम एवं जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं। फिर आठवां नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि किन्हीं 2 लघु प्लेटों के नाम लिखिए। चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि घाटी रंध्र अथवा युवाला का विकास कैसे होता है। 10 नंबर क्वेश्चन में है रूपांतरित चट्टान को परिभाषित कीजिए। और 11 नंबर क्वेश्चन में है अवक्षय पृथ्वी पर जैव विविधता के लिए उत्तरदायी है कैसे। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 12 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं। ठीक है, इसके बारे में लिखना था। और 13 नंबर क्वेश्चन में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है। फिर आगे वाला 14 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैसें कौन कौन सी थी, इसके बारे में लिखना है। और 15 नंबर क्वेश्चन में भूस्खलन किसे कहते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन में भूकंपी तरंगे क्या हैं। फिर 17 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें दिया हुआ था कि मानसून प्रस्फुट से आपका क्या अभिप्राय है। और 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि प्रायद्वीपीय नदी के 3 लक्षण लिखे। और 19 नंबर क्वेश्चन में भारत की लंबी तट रेखा के क्या प्रभाव हैं। ठीक है, और 20 नंबर क्वेश्चन में कि भूमंडलीय तापन क्या है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में है एल नीनो क्या है। और 22 नंबर क्वेश्चन में जल विभाजक से आप क्या समझते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में साइबेरिया के मैदान में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है क्यों। चलिए फिर आगे वाला 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बिहार में बहने वाली 2 नदियों के नाम बताएं। और 25 नंबर क्वेश्चन में सूर्य ताप किसे कहते हैं। और फिर आगे अब 20 ही क्वेश्चन था, 20-25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन के बाद में उसमें आपको बनाना था कितना, 15 क्वेश्चन। ठीक है, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, उसके बाद में इन सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें हम लोग देखेंगे। देखिए 26 से 33 तक दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, जिनमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना है और एक क्वेश्चन के लिए 5 अंक मिलेंगे। तो 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि वायुमंडल के संगठन का वर्णन कीजिए। और 27 नंबर क्वेश्चन में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। फिर 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि भारत में नदियों के आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या है। और 29 नंबर क्वेश्चन में भारतीय मानसून की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और 30 नंबर क्वेश्चन में वायुमंडल की संरचना की व्याख्या कीजिए। ठीक है, फिर 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि हिमालय प्रदन द्वारा निर्मित 5 स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। और 32 नंबर क्वेश्चन में हिमालय अपवाह तंत्र की विशेषताओं को लिखिए। और 33 नंबर क्वेश्चन में था कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। अब इसमें हम लोग उत्तर को देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर, पहला नंबर क्वेश्चन में था कि गंगा नदी की 2 सहायक नदियाँ कौन हैं। तो उत्तर में लिख लेंगे कि यमुना और घाघरा। ठीक है, और इसके साथ गंडक और कोसी को भी लिख सकते हैं। तो 2 पूछा है तो 2 ही आप लिख दीजिए। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अपर्दन और अपक्षय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि अपक्षय यानी चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना अपक्षय कहलाता है। और फिर यहाँ अपर्दन के बारे में देखेंगे कि टूटे पदार्थ का बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अपर्दन कहलाता है। ठीक है, चलिए फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। काल वैसाखी से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि काल वैसाखी पूर्वी भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तेज आंधी तूफान है, जिसके साथ वर्षा होती है। चलिए फिर आगे वाला चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि सामाजिक वानिकी से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि सामाजिक वानिकी का अर्थ है लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सार्वजनिक व निजी भूमि पर वृक्षारोपण।
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन में है कि वायुमंडल से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 6ठा नंबर में कि डेल्टा और ज्वारमुख में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो इसका उत्तर लिखेंगे डेल्टा, यानी नदी द्वारा समुद्र में जमा निक्षेप से बना त्रिभुजाकार भूभाग को डेल्टा कहते हैं। और फिर जो ज्वारमुख होता है इसमें हम लोग लिखेंगे कि नदी का चौड़ा मुहाना जहाँ ज्वार का प्रभाव होता है ज्वारमुख कहलाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन में है कि मौसम एवं जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं, तो उत्तर में लिख देंगे कि मौसम एवं जलवायु के तत्व निम्नलिखित हैं, जिसमें तापमान, वर्षा, वायुदाब, पवन, आर्द्रता और बादल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन में है कि किसी दो लघु प्लेटों के नाम लिखिए, तो इसका उत्तर लिख देंगे नाजका प्लेट और कोकोस प्लेट। ठीक है। अन्य में हम लिख सकते हैं फिलीपीन और कैरेबियन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। अब उसके बाद में डायरेक्ट 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। प्रायद्वीपीय नदी के 3 लक्षण लिखिए, तो इसका उत्तर लिख देंगे कि ये नदियाँ अधिकतर वर्षा पर निर्भर रहती है। ठीक है। कौन? जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं वो अधिकतर वर्षा पर निर्भर होती हैं। दूसरा में लिख देंगे कि इनका प्रवाह छोटा व निश्चित होता है। और तीसरा में अधिकांश नदियाँ डेल्टा बनाती है। ठीक है। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे भारत की लंबी तट वाली रेखा के प्रभाव क्या है, तो इसका उत्तर लिखेंगे पहला में कि व्यापार और परिवहन को बढ़ावा मिलता है। और फिर दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि मत्स्य उद्योग और बंदरगाहों का विकास होता है। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भूमंडलीय ताप यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी के औसतन तापमान में लगातार वृद्धि को ही भूमंडलीय ताप या ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था कि एल नीनो क्या है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में समुद्री जल के असामान्य रूप से गर्म होने की घटना को एल नीनो कहते हैं। चलिए फिर आगे वाला 22 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे जल विभाजक से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि दो नदियों के जल प्रवाह क्षेत्रों को अलग करने वाली ऊंची भूमि को जल विभाजक कहते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन में कि साइबेरिया के मैदान में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक क्यों होता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि समुद्र से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु के कारण वहाँ ग्रीष्म और शीत ऋतु के तापमान में बड़ा अंतर होता है। ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में है कि बिहार में बहने वाली 2 सहायक नदियों के नाम बताएं, तो इसका उत्तर हम लोग लिख देंगे गंगा और कोसी। इसके साथ ही गंडक और सोन को भी लिख सकते हैं। चलिए फिर अब 25 नंबर क्वेश्चन में है कि सूर्य ताप किसे कहते हैं, तो सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली उष्मा ऊर्जा को सूर्य ताप कहते हैं। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला अब यहाँ दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 26 नंबर जो क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है कि वायुमंडल की संरचना का वर्णन कीजिए, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि वायुमंडलीय पृथ्वी को घेरे गैसों का आवरण जिसकी संरचना निम्न प्रकार से है। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1 नंबर पॉइंट बना के नाइट्रोजन जो है 78% है, दहन को नियंत्रित करती है। दूसरा में लिखेंगे ऑक्सीजन 21% है जो श्वसन के लिए आवश्यक है। तीसरा में लिखेंगे आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसें जो 1% है। फिर चौथा नंबर पॉइंट में लिखेंगे जलवाष्प और इसमें लिखेंगे वर्षा मौसम परिवर्तन में सहायक, और 5वां में धूलकण बादल बनने में सहायक। और फिर नीचे निष्कर्ष के रूप में हम लिख सकते हैं कि वायुमंडल जीवन के लिए अनिवार्य है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर, ये भी दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वर्णन कीजिए, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि यह सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दिया था। ठीक है। इसके अनुसार सभी महाद्वीप पहले पैंजिया नामक एक भूखंड थे जो बाद में टूटकर अलग अलग हो गए। ठीक है। इसमें प्रमाण में हम लोग लिख देंगे इसी क्वेश्चन में 1 नंबर पॉइंट बना के तट रेखाओं की समानता, दूसरा में जीवाश्मों की समानता, तीसरा में चट्टानों की समानता और चौथा में जलवायु प्रमाण। ठीक है। और निष्कर्ष में लिख देंगे इस सिद्धांत ने प्लेट विवर्तनिकी की नींव रखी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि भारत में नदियों को जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ बताइए, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे उत्तर में कि सूखा व बाढ़ नियंत्रण, दूसरा में लिखेंगे सिंचाई सुविधा में वृद्धि, तीसरा में कृषि उत्पादन बढ़ेगा और चौथा में पेयजल की उपलब्धता। ठीक है। और 5वां नंबर में लिखेंगे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और निष्कर्ष में लिखेंगे नदी जोड़ परियोजना संतुलित विकास में सहायक है। ठीक है। तो अब फिर इसमें एक और क्वेश्चन बनाना था आपको 29 नंबर क्वेश्चन में
ये भी दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। भारतीय मानसून की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे पहला नंबर पॉइंट बना के, मानसून का आगमन व वापसी निश्चित समय पर, और दूसरा में लिखेंगे वर्षा असमान वितरण, और तीसरा में अचानक वर्षा, और चौथा में लिख देंगे स्थल व समुद्र ताप अंतर पर आधारित, और पांचवा में कृषि पर गहरा प्रभाव। फिर निष्कर्ष में इसमें भी हम लोग लिख देंगे कि भारतीय जलवायु मानसून पर निर्भर करती है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए।